न्यूज़8 हरियाणा देख रहे हैं और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। आज की खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक कर लेते हैं रोहतक के आज के दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों का। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। रोहतक में नगरपालिका कर्मचारी संघ की शनिवार को हुई विशेष बैठक में मांगों को लेकर निगम प्रशासन को चेताया गया। कर्मचारी 23 दिसंबर को 24 घंटे का अल्टीमेटम देंगे और इसके बाद 25 दिसंबर को हड़ताल पर चले जाएंगे। इससे शहर में सफाई व्यवस्था चौपट हो सकती है। नगरपालिका कर्मचारी संघ की बैठक की अध्यक्षता इकाई अध्यक्ष संजय बिड़लान ने की। उन्होंने कहा कि आज तक कर्मचारियों की जायज मांगों के बारे में नगर निगम प्रशासन को जो भी मांग पत्र दिया है उसमें से किसी भी मांग पर आज तक कार्रवाई करके पूरा नहीं किया गया। न ही संघ के साथ इन मांगों पर चर्चा की गई है। सभी कर्मचारियों में इसको लेकर भारी रोष है। बैठक में अध्यक्ष ने बताया कि मांगे पूरी नहीं की गई हैं। इसके अलावा नगर निगम से बाहरी राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा भी हस्तक्षेप किया जा रहा है और अधिकारियों पर दबाव बनाकर कर्मचारियों की बिना किसी कारण के बदली करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इसका संघ विरोध करता है। इन मांगों को लेकर सभी पदाधिकारियों तथा बैठक में शामिल कर्मचारियों ने निर्णय लिया है कि 23 दिसंबर को संघ द्वारा निगम को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाएगा। अगर 24 घंटे में निगम प्रशासन द्वारा मांगे पूरी करने के लिए बातचीत नहीं की गई या पूरी नहीं की गई तो नगर निगम रोहतक के कर्मचारी 25 दिसंबर को काम छोड़ो हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसका जिम्मेदार निगम प्रशासन होगा। रोहतक के बजरंग भवन के नजदीक रोडवेज की एसी बस हाइट बैरियर में फंस गई। इसके कारण वहां जाम लग गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी यात्री को चोटें नहीं आई है। काफी मशक्कत के बाद बस को हाइट बैरियर के नीचे से निकाला गया। रोडवेज बस इससे क्षतिग्रस्त हो गई है। रोहतक शहर में प्रशासन द्वारा भारी वाहनों की नो एंट्री के लिए बजरंग भवन के पास हाइट बैरियर लगाए हुए हैं। दिन के समय किसी भी भारी वाहन के शहर में प्रवेश पर रोक है। शनिवार को भिवानी डिपो की एसी बस रोहतक के पुराना बस स्टैंड से दिल्ली बाईपास की तरफ जा रही थी। इसी दौरान बजरंग भवन फाटक के पास हाइट बैरियर लगाए हुए हैं। जब इन हाइट बैरियर के नीचे से निकालने लगी तो बस की छत का ऊपरी हिस्सा हाइट बैरियर से टकरा गया। वहीं बस हाइट बैरियर के नीचे फंस गई। इस हादसे के बाद वहां जाम की स्थिति पैदा हो गई। काफी देर तक वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इधर हादसे के बाद घटनास्थल पर लोग भी एकत्रित हो गए। वहीं काफी मशक्कत के बाद बस को हाइट बैरियर के नीचे से निकाला गया। लंबित मांगों को लेकर रिटायर्ड कर्मचारी संघ एक बार फिर से एकजुट हो गया है। इसको लेकर आगामी रूपरेखा तैयार करने के लिए रोहतक के कर्मचारी भवन में 24 दिसंबर को रिटायर्ड कर्मचारी संघ द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तमाम रिटायर्ड कर्मचारी भाग लेंगे। इस दौरान लंबित मांगों पर चर्चा की जाएगी और आंदोलन की आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए आयोजक कमेटी के अध्यक्ष एवं रिटायर्ड कर्मचारी संघ रोहतक के पूर्व जिला अध्यक्ष रामनिवास सैनी ने बताया कि मांगों को लेकर पहले भी सरकार से कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार ने मांगे नहीं मानी है। हालांकि सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया है। अपनी मांगों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि हमारी मुख्य मांगों में 65 वर्ष की आयु में रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में 10% की बढ़ोतरी, वहीं 75 वर्ष की आयु में 20% की बढ़ोतरी, एलटीसी की सुविधा, मेडिकल भत्ता 3000 रुपए और ऐसी कई मांगे इसमें शामिल है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में आगामी रणनीति की तैयारी की जाएगी। मैं रामनिवास सैनी, आयोजक कमेटी का अध्यक्ष व पूर्व प्रधान रिटायर्ड कर्मचारी संघ जिला रोहतक। हमारा सम्मेलन 24 दिसंबर को रोहतक के श्रम कर्मचारी संघ भवन के अंदर हो रहा है। इसके अंदर हमारी जो सरकार से पहले बातचीत हुई है, उसके अंदर मुख्य मांग हमारी जो सरकार रिटायर कर्मचारी को 20% की बढ़ोतरी 80 साल की उम्र में देती है, मुख्य मांग हमारी है 65 साल की उम्र में 10% और 70 साल की उम्र में 20% बढ़ोतरी मिले और 3000 रुपए मेडिकल भत्ता मिले। और जो कर्मचारी रिटायर कर्मचारी एक्सपायर हो जाता है उसकी फैमिली को एलटीसी जैसे कर्मचारी को दी जाती है, इसी तरह उसको भी एलटीसी मिले। और भी जो मुख्य मांगे हैं उन पर हम
24 दिसंबर को सम्मेलन के अंदर है ना उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे, और अगर सरकार नहीं मानती है तो 24 दिसंबर को आगे उसकी है ना आंदोलन की तैयारी करेंगे। कौन कौन खासतौर पर सम्मेलन में शामिल होंगे? सम्मेलन में हमारे स्वागत समिति में डॉक्टर रणबीर दहिया और हमारे स्टेट के जितने पदाधिकारी हैं और राज्य से जिला के जितने पदाधिकारी, कम से कम ये मान के चलो 500 प्रतिनिधि शामिल होंगे। अच्छा, इस बारे में सरकार से पहले बातचीत हुई है क्या? मांगे अभी तक नहीं मानी गई है या पीछे जो बातचीत हुई क्या उनको लागू किया गया? हाँ, सरकार से बातचीत हुई थी हमारी इन मांगों पर, और सरकार ने ना इसके लिए ना हाँ भी भरी थी, लेकिन हाँ भरने के बावजूद भी हमने है ना जिला स्तर पर भी प्रदर्शन किए हैं, जोन स्तर पर भी प्रदर्शन किए हैं, लेकिन सरकार ने ना कस से मस नहीं हुई। इसलिए हम 24 दिसंबर को आगे आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की जयंती समारोह 3 जनवरी 2025 को बहादुरगढ़ के सब्जी मंडी में मनाई जाएगी, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे। यह जानकारी रोहतक में निमंत्रण देने पहुंचे कार्यक्रम के संयोजक संजीव सैनी ने दी। उन्होंने बताया कि बहादुरगढ़ की अनाज मंडी में सावित्रीबाई फुले की जयंती का कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ प्रदेश स्तर पर मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा ही महापुरुषों का सम्मान किया जा रहा है। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने देश के महापुरुषों का उपयोग केवल सत्ता प्राप्ति के लिए किया, चाहे संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर के सम्मान की बात हो या भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले के सम्मान की, या समाज के किसी भी अन्य महापुरुषों के सम्मान की बात हो। कांग्रेस ने हमेशा महापुरुषों को सम्मान देने की बजाय उनका उपयोग सत्ता प्राप्ति के लिए किया है। इस अवसर पर सीएम विंडो सहायक अधिवक्ता सुरेंद्र माड़ू ने भी बहादुरगढ़ में मनाई जाने वाली माता सावित्रीबाई फुले की जयंती समारोह की सफलता के लिए अपने विचार रखे और उपस्थित बुद्धिजीवियों से जयंती समारोह को भव्य और सफल बनाने के लिए विचार विमर्श कर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां लगाई। सुरेंद्र माड़ू ने कहा कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में 36 बिरादरी का विकास समुचित रूप से किया जा रहा है और 36 बिरादरी के महापुरुषों का सम्मान सरकारी तौर पर जयंतियां मनाकर किया जा रहा है। जी भी आज इस हरियाणा को जिस तरह से वो मुख्यमंत्री बनने के बाद एक नई दशा की ओर हमारा प्रदेश जा रहा है, तो हम उनका कहीं न कहीं उनका भी, और जो हमारे पूर्व में पूर्वज रहे हैं और इस देश की शान रहे हैं, जो प्रथम शिक्षिका रही है, तो उनका जयंती का एक उपलक्ष्य है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब भी उसमें अपने वहां पे पहुंचे और आप भी उसमें भागीदारी अपनी निभाएं, और आप सब वहां पहुंचेंगे तो मेरा यही वो है कि आप सबका वहां पर स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं ये चाहता हूं कि और किसी भी कोई भी आप सबके सुझाव हैं तो आप कृपया बताइए, उन पे कहीं ना कहीं जो भी आप जैसा बात रखेंगे तो उसका पूर्ण ही हम पालन करने की कोशिश करेंगे। यही मैं आज के लिए कहना चाहता था। दूसरी बात की पहले जो समय था वो 11 बजे का था कार्यक्रम का, अभी समय माननीय मुख्यमंत्री जी 9 बजे का समय उन्होंने दिया है। 10 बजे वैसे पहुंचेंगे, मैं आपको बताऊं, लेकिन मैं चाहता हूं कि 9:30 और 10 के बीच में, 9 और 9:30 बजे हम सभी वहां पे पहुंचे, उनसे लेट हम ना हो। तो मेरी यही आप सबसे विनती और निवेदन है। मैं इतनी बात कह के अपनी बात को जिला उपायुक्त एवं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण रोहतक के प्रशासक धीरेन्द्र खड़गटा ने बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत जिला रोहतक, पानीपत, सोनीपत, झज्जर के भूमालिकों की शहरी संपदा विभाग द्वारा अर्जित भूमि की मूल अवार्ड की राशि व माननीय न्यायालयों द्वारा बढ़ोतरी राशि का भुगतान भूमि अर्जन अधिकारी शहरी संपदा विभाग सेक्टर 2-3 रोहतक कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित भूमालिकों से कि वे अपने अर्जित भूमि से संबंधित दस्तावेज, बैंक खाता की प्रति, IFSC कोड नंबर, पैन कार्ड नंबर व आधार नंबर इत्यादि कार्यालय में 1 सप्ताह के अंदर अंदर जमा कराएं, ताकि अवार्ड की राशि व बढ़ोतरी राशि के वितरण कार्य का निपटान शीघ्र किया जा सके। रोहतक की कई कॉलोनियों में रविवार को 3 घंटे का बिजली कट रहेगा। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम रोहतक के शहरी मंडल
नंबर 1 के उपमंडल अधिकारी ने कहा कि रविवार 22 दिसंबर को 33 केवी ऑफिसर कॉलोनी पावर हाउस में 3 घंटे बिजली बंद रहेगी। उन्होंने बताया कि जरूरी कार्य के चलते सुबह 9 से 12 बजे तक सप्लाई बंद रखी जाएगी, जिसकी वजह से रोहतक की ऑफिसर कॉलोनी, सेक्टर 14, जाट संस्था, देव कॉलोनी, विना नगर, ओमेक्स सिटी फीडर बंद रहेंगे। वहीं कार्य पूरा होने के बाद बिजली सप्लाई सुचारू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को पहले ही सूचना दी जा रही है ताकि जब बिजली का कट हो तो किसी भी तरह से परेशानी ना हो। वहीं बिजली कट को देखते हुए उसी अनुसार अपनी व्यवस्था बना ले, जिससे बिजली कट के दौरान दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।